नमस्कार साथियों। अगर आप बिहार से जुड़े हुए किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास को लेकर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लगभग 300 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे इसमें और पूरी एंशियंट हिस्ट्री बिहार के एग्ज़ामिनेशन को लेकर मैक्सिमम लगभग 90 से 95% जो है वो कवर हो जाएगी। बड़े इम्पोर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस जो हैं इस पीडीएफ के एमसीक्यू में शामिल है। सबसे पहला प्रश्न ये है कि मनुष्य द्वारा पहली बार न्योलिथिक युग में पालतू किस पशु को बनाया गया था। सबसे पहले आपसे ये पूछा जा रहा है कि न्योलिथिक युग में पालतू बनाए जाने वाला पहला पशु कौन था। तो सबसे इसका उत्तर है कुत्ता, क्योंकि आपको पता है कि मनुष्य जो है सबसे पहले आपको बुर्ज होम से कुत्ते को पालतू बनाने के साक्ष्य मिलते हैं, और बुर्ज होम और आदमगढ़ से, ठीक है। और ये न्योलिथिक युग जो है वो सबसे, अगर आप कहें कि पत्थर युग का सबसे नवीन रूप कौन सा है, वो न्यूलिथिक। लिथ मतलब होता है पाषाण, नव पाषाण युग। इसको अगर आपको हिंदी में कहना हो तो इसको नव पाषाण युग कह सकते हैं, ठीक है। और नव पाषाण युग लगभग 10,000 से 4,000 ईस्वी तक जो है वो चला होगा। और इसमें पहली बार जो है वो किस जानवर को डोमेस्टिकेट किया गया था, पालतू बनाया गया था। इसको अंग्रेजी में कहेंगे डोमेस्टिकेट करना, पालतू बनाना। तो ये कुत्ते को बनाया गया था, क्योंकि बुर्ज होम में इससे ये पता चला है कि कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया। और इससे लोग जो हिस्टोरियंस हैं ये अंदाज़ा लगाते हैं कि पहली बार जो है वो कुत्ता ही पालतू जानवर बना होगा, ठीक है। और जैसा कि अगर आप और डिटेल पढ़ें तो इनका ये कहना है कि चूँकि मनुष्य उस समय ऐसा था कि वो बेसिकली वो हंटर्स और गैदरर्स हुआ करता था, वो जानवरों को मार कर खाता था। तो कुत्ते जो है उन्हें जो है एक तो हिंसक जानवरों से बचाते थे, क्योंकि एक शेल्टर तो नहीं होता था, और दूसरी बात कुत्ते जो है वो मदद करते थे नए जानवर को हंट करने में भी मनुष्यों को, ठीक है। तो ये बात क्लियर है साथियों। मैंने आपको न्योलिथिक का पूरा मतलब बताया है कि नव पाषाण होता है। बिहार पुलिस में इससे पूछा गया था। अल बरूनी किसका जो है वो दरबारी कवि था, और नव पाषाण युग लगभग 7,000 वर्ष पूर्व है, ये माना जाता है नव पाषाण को लेकर। पाषाण युग जो है वो 3 तरीके के हैं। एक पैलियोलिथिक, मतलब कि बहुत ही पुराना, समझे 1 लाख से 10,000 साल तक का एक बड़ा युग है। उसके बाद मेसोलिथिक, मध्य पाषाण, ये एक ट्रांजिशन फेज है जहाँ आग का खोज होता है, तीर धनुष सीखना मनुष्य सीखता है। नव पाषाण युग में जो है वो कृषि की जो है वो आपको थोड़ी थोड़ी झलक मिल जाएगी। लोग जो है वो ठहरने लगेंगे, नई नई बस्तियां बसने लगेगी। नव पाषाण काल, इसलिए ये तीनों जो है वो पत्थर युगी हैं, लेकिन इनके कुछ खास विशेषताएं हैं, कुछ खास टूल्स हैं जो इस समय इस्तेमाल होते थे, जिनका हम जो है अगर आप पढ़ें पूरे चैप्टर तो उनको नए नए तरीके से आपको मिलेगा। अल बरूनी किसका दरबारी कवि था साथियों? अल बरूनी जो है वो किसका दरबारी कवि था? अल बरूनी जो है वो मोहम्मद गजनबी का जो है वो दरबारी कवि था। और अल बरूनी ने जो किताब लिखी थी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी किताब का नाम है अल किताबुल हिंद, और किताबुल हिंद जो है भारतीय समाज के ऊपर जो है वो एक बड़ा उल्लेख छोड़ती है। अल बरूनी कहाँ का था? तो ये फ़ारसी था, मतलब ईरान का था। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः जो उपकरण हैं वो क्या उपकरण था? तो गंडासा, ठीक है। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते थे? गंडासा कहते थे। इसके बाद हम आते हैं, अगला चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसका मिलान कीजिए। तो कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा राजस्थान में होगा। A3 यानी कि आपके पास 2 ऑप्शन आ गए। इसके बाद बनावली कहाँ है? बनावली जो है वो हरियाणा में है, ठीक है। यानी D4 हो गया, तो यानी इसका आंसर हो गया B। कालीबंगा है राजस्थान में,
सुरकोटदा है भुज में, मतलब गुजरात में है। और कोट डीजी जो है वो सिंध में है, ये पाकिस्तान में पड़ता है। और बनावली जो है वो हरियाणा में पड़ता है। कालीबंगा से ही जो है वो जूते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है, ये भी बात आप याद रख सकते हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें का सबसे बड़ा स्नानागार, मतलब अंग्रेजी में कहें तो ग्रेट बाथ, कहाँ से मिलता है? ग्रेट बाथ जो है वो आपको मोहनजोदड़ो से मिलेगा। ठीक है, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो स्क्रिप्ट है यानी लिपि है वो कौन सी है? सबसे पहले लिपि जो है वो दाहिने से बाएं है। ठीक है, और इस लिपि को जो है वो पढ़ा नहीं जाता है, और इस लिपि को जो कहा जाता है वो ब्रूस्टोफेडन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रूस्टोफेडन, ये बात याद रखेंगे क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो है चीज़ें जो लिखी गई हैं दाहिने से बाएं लिखी गई हैं, और सबसे ज़्यादा इसमें जो प्रयुक्त हो रहा है ना वो प्रतीक का बहुत ज़्यादा, सिंबल्स का बहुत ज़्यादा प्रतीक हो रहा है, और इसमें से भी सबसे ज़्यादा मछली का जो है वो सिंबल्स ज़्यादा दिखता है। हड़प्पा में किस स्तर से जलाशय के प्रमाण मिले हैं? साथियों, जलाशय का जो प्रमाण मिला है, आप ये बात देखिए, धौलावीरा, और धौलावीरा को हाल ही में जो है वो शामिल भी किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, धौलावीरा से। और यहीं धौलावीरा में ही आप देखेंगे कि यहाँ मनहर और मनसर जो है आपको दिखाई देगा। ठीक है, और धौलावीरा गुजरात में है, और गुजरात के कच्छ ज़िले में लूनी नदी के किनारे जो है वो है। और धौलावीरा को खोजा किसने था? जेपी जोशी ने। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? हड़प्पा से कौन सी वस्तु प्राप्त नहीं हुए? तो इसका सही उत्तर गहने तो प्राप्त हुए हैं, तांबा भी प्राप्त हुआ, तांबा का शीशा, पोट्री भी प्राप्त हुआ, सूती वस्त्र जो है वो प्राप्त नहीं हुआ है। सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सूती वस्त्र के साक्ष्य जो हैं ये बेसिकली आप ये देखेंगे कि सूती वस्त्र जो है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के से संबंधित नहीं है? राखीगढ़ी संबंधित है, सुरकोटदा संबंधित है, कालीबंगा संबंधित है, आहर संबंधित नहीं है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। राखीगढ़ी कहाँ है? गुजरात में, राखीगढ़ी है हरियाणा में, सुरकोटदा जो है वो कहाँ है? गुजरात में। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? लोहा का उपयोग नहीं जानते थे, और लोहा का उपयोग जब जानने लगे, लोहा का प्रयोग होने लगा, तो महाजनपद काल आ गया। और महाजनपद काल में आप देखते हैं कि मगध जैसे जो है वो बड़ी बड़ी जो रियासत है, जनपद है, वो खड़ी होती है। ठीक है, हड़प्पा के निवासी डैश के साथ व्यापारिक संबंध था? इसका मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध था। 14 नंबर पे आते हैं, आसान सा प्रश्न होता है, सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह, सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन था? लोथल। सिंधु घाटी में निम्नलिखित स्थलों में किस स्थल में गोदी डॉकयार्ड होने का प्रमाण प्राप्त है? तो ये भी है लोथल। लोथल में शिपिंग यार्ड थी, शिप बनाने वाली जो है वो फैक्ट्री आपको लोथल में दिखती है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो सिंधु घाटी से संबंधित नहीं है? कालीबंगा संबंधित है, लोथल संबंधित है, रोपर संबंधित है, बालाथल संबंधित नहीं है। ठीक है, लोथल कहाँ है? गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, रोपर जो है वो पंजाब में। जूते हुए खेत, ये मैंने आपको बताया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जूते हुए खेत कहाँ है? कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें, मोहर जो है सबसे अधिकतर मोहरें किस चीज़ से निर्मित थी? तो सबसे अधिकतर मोहरें जो है सेल खरी से निर्मित थी, क्वार्टजाइट से जो है वो अधिकतर मोहरें निर्मित थी। ठीक है, मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? मेसोपोटामिया का अभिप्राय है कि दजला फरात नदियों के बीच उपजाऊ धरती, दजला फरात नदियों के बीच उपजाऊ धरती। ये बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया 2020 में। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त पशुपति सील कहाँ
पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है? कौन सा जानवर पशुपति सील पर आपको नहीं दिखेगा? तो गेंडा दिखेगा, हाथी दिखेगा, बाघ दिखेगा, जो गाय है वो नहीं दिखेगा। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा गुजरात में स्थित है? कालीबंगा कहाँ स्थित है भाई साहब? कालीबंगा जो है आप देखेंगे, कालीबंगा है राजस्थान में। लोथल कहाँ है? ये है गुजरात में, यही पूछा है। रोपर कहाँ है? पंजाब में। बनावली कहाँ है? ये राजस्थान में है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये। लोथल आपसे यही पूछा है कि किस नदी के किनारे हैं। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। ये कम से कम 5 बार तो रिपीट हो चुका है अगर किसी भी एग्ज़ाम को आप दें तो। भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। बलूचिस्तान में पड़ता है मेहरगढ़। ठीक है, ये बात याद रखोगे। सूची में लोथल हमने बात की है कि कहाँ है? गुजरात में। रोपर है पंजाब में, राखी गरी है हरियाणा में, और कालीबंगा है राजस्थान में। मिला लेना कौन सा होगा आंसर। हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा, हड़प्पा ये रावी नदी के किनारे है। मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, हड़प्पा, पारा, पारा, पारा रावी नदी के किनारे है। आप इसको किसी भी तरीके से याद रख सकते हैं। दूसरी बात है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें मिलान कीजिए। ठीक है, कोट डीजी जो है वो सिंध में है। ठीक है, इसके बाद आपको पश्चिम पंजाब में इसमें से कौन सा? बालाकोट सबसे पहले देख लीजिए। बालाकोट जो है वो दक्षिणी बलूचिस्तान में है। राखी गरी हमने पढ़ ही लिया है कि ये है हरियाणा में, और हड़प्पा की सबसे बड़ी साइट जो है वो राखी गरी आती है। और अब बच गया क्या? पश्चिम पंजाब में सरायखोला। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसे पूछते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं ना वो पशुपति की को पूछते थे, और साथ ही साथ ऐसा है कि पशुपति को पूछते थे। ये एक तरीके से ना बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस एक तरीके से बन जाता है, क्योंकि वो नेचर की पूजा करते थे। यहाँ कोई भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर का कोई एविडेंस जो है वो नहीं मिलता है। पशुपति सील मिलता है। ठीक है, और यहाँ जो है वो नेचर वर्शिप होता था। ठीक है, नाग की पूजा, वृक्ष की पूजा, ये सारी पूजा होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में निवासियों में किस धातु का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता था? कांस्य। सबसे ज़्यादा कांस्य का प्रयोग सबसे ज़्यादा आपको दिखेगा। धार्मिक उनके जो आईबीसी के जो आईबीसी मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं, उनके धार्मिक जीवन में निम्न में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? ठीक है, तो विशिष्ट मूर्ति की पूजा जो है वो विद्यमान नहीं थे। मातृदेवी, लिंग, योनि की पूजा, पशु पक्षी, पूरा नेचर जस्टिस वो करते थे, नेचर वर्शिप करते थे, लेकिन कोई पर्टिकुलर देवी देवता मूर्ति की पूजा जो है वो नहीं होती थी। हड़प्पा किस देश में स्थित है? हड़प्पा पाकिस्तान में है। बिहार एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया। कब? 2013 में। आइए, हड़प्पा सभ्यता में औजार व हथियार अधिकतर किस चीज़ से बनते थे? वो तांबा, टीन और कांस से बनते थे। कांस का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता था। हमने अभी पढ़ा, ये 2012 में बीपीएससी ऑडिटर में पूछा गया, बिहार एसएससी ऑडिटर में। ग्रेट बाथ कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला है। इसके बाद मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? आर.डी. बनर्जी ने। और आपसे पूछा जा रहा है कब की थी? मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने 1922 में की थी। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने 1922 में की थी। सिंधु घाटी सभ्यता प्रथम हड़प्पा को दयाराम सैनी ने, और सिंधु घाटी सभ्यता में जो हड़प्पा है उसको दयाराम सैनी ने 1921 में खोजा था। आर.डी. का मतलब राखलदास बनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा जो सिंधु घाटी का स्थल है वो पंजाब में है? रोपर कहाँ है? इस सब में देख लो, रोपर वाला जो ऑप्शन होगा ना वही होगा। रोपर नहीं है, हड़प्पा है ना, हड़प्पा है। रहमान ढेरी है। सरायखोला जो कि हम लोगों ने अभी पढ़ा है, जलीलपुर, ये जो है वो कहाँ है?
ये पंजाब में पड़ता है। मोहनजोदड़ो मतलब कब्र, मृतक का टीला, बस ऐसे याद करके रखेंगे। मोहनजोदड़ो का मतलब मृतक का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है? गेहूं की खेती, स्टील, शिकार और घुड़सवार। सिंधु घाटी सभ्यता जो है सबसे ज़्यादा अगर आपको फेमस है, ये पंचायत रोजगार सेवक में के लिए जो है वो पूछा था। और सिंधु घाटी सभ्यता में गेहूं की खेती के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि गेहूं के साक्ष्य यहाँ से आपको मिलते हैं और मेहरगढ़ से भी गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं आपको, ठीक है। और ये जो लहुरा देव है उत्तर प्रदेश में, यूपी में, वहाँ से भी गेहूं के साक्ष्य आपको मिलते हैं। सिंधु घाटी के लोग कौन सी देवता की पूजा करते थे? पशुपति, ये रिपीटेड हो गया क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न से कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, बिल्कुल सही है। व्यापार और वाणिज्य की उन्नत दशा में थी, ये भी सही है। मातृदेवी मतलब नेचर वर्शिप होता था। लोग लोहे से परिचित थे, लोहे से परिचित होते तो पूरा जंगल काट देते ना, यानी डी होगा आंसर। कृषि की शुरुआत जो है न्यूलिथिक मतलब 7000 ईस्वी के आसपास जो है वो शुरू हो चुकी थी। ये न्यूलिथिक के आसपास ये शुरू हो चुकी थी। निम्नलिखित सभ्यताओं में एक ऐतिहासिक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बनाना है कि कौन सी जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। सबसे पहले जो है वो मिस्र की जो है सभ्यता है, और प्राचीनतम सभ्यता मिस्र की मानी जाती है। उसके बाद सुमेरियन सभ्यता मानी जाती है, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है, और अंतिम में यूनानी सभ्यता मानी जाती है। ये बातें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसे सहायक उत्पद अवर निरीक्षक 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब आते हैं वैदिक सिविलाइजेशन, अगला चैप्टर नंबर 3, ये है चैप्टर नंबर 3, एंशिएंट इंडिया, चैप्टर नंबर 3। वेद, प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है ही नहीं, है ऋग्वेद है, यहाँ आंसर ऋग्वेद होगा। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों को बताता है, यानी कि कौन सा धार्मिक अनुष्ठान की पद्धति बताता है? तो यजुर्वेद, ठीक है। निम्न में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? वैदिक साहित्य का हिस्सा कौन सा ग्रंथ नहीं है? वेदांग, उपनिषद है, आरण्यक है, ब्राह्मण है। निम्न में से सही मिलान आप कीजिए, ठीक है। तो सही मिलान जो है आपको करना है कि कल्प मतलब यज्ञ, ठीक है। छंद मतलब शब्दों की उत्पत्ति, निरुक्त मतलब मंत्र, शिक्षा मतलब उच्चारण, यानी ए होगा, ठीक है। कौन सा मिलान सही है? यानी ए मिलान सही है। वैदिक अध्ययन के 6 पार्ट्स हैं और जिन्हें वेदांग कहते हैं, और वेदांग के 6 जो हैं वो पार्ट हैं। शिक्षा मतलब वेद के मंत्रों का उच्चारण करने की विधि को शिक्षा कहेंगे। कल्प मतलब यज्ञ संबंधी जो नियम होते हैं वो। व्याकरण मतलब कि जो स्वर है आपका, शब्द का बोध है, उच्चारण आप कैसे करते हैं, शब्द का मतलब आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। निरुक्त शब्दों का अर्थ जानना है। ज्योतिष काल का ज्ञान होना चाहिए कि किस समय क्या बोल रहे हैं। छंद वैदिक मंत्रों का पाठ। ये 6 पार्ट हैं जिसको वेदांग कहते हैं। गायत्री मंत्र इन की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी, ठीक है। और गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है, ये बात याद रखेंगे। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है, ठीक है। और ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है ना, वो सोम देवता को समर्पित है। संग्रहित का अर्थ क्या होता है? संग्रहित, साथियों संग्रहित का अर्थ क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। संग्रहित का अर्थ होता है कि कोषाध्यक्ष, ठीक है। यहाँ इन्होंने लिखकर भी रखा है, संग्रहिता कोषाध्यक्ष होता है, और कोषाध्यक्ष किसी भी संगठन के खजाने की रखवाली करता है। शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नीय जो है वो उच्च अधिकारियों की सूची मिलती है, जिसको रत्नीन कहा जाता था। 47वां नंबर है कि प्राचीन भारत में पलागल क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है।
प्राचीन भारत में पलागल क्या है? पलागल जो है वो संदेश वाहक जो होते थे उसको कहते थे पलागल। गल मतलब बात। पलागल कहते थे, ठीक है। और पलागल की जो उल्लेख है ना वो आपको शतपथ ब्राह्मण में मिल जाएगा। यज्ञ की देखरेख कौन करता था? तो यज्ञ की देखरेख जो है वो ब्रह्मा करता था। उद्धता जो उद्रता होता है वो सामवेद की रचनाओं का जो है वो उसको उच्चारण करता है, उसको उद्धता कहेंगे। अर्धवर्यु किसको कहते हैं? जो यजुर्वेद का पाठ करता है, ठीक है, उसको अर्धवर्यु कहते हैं। होत्री किसको कहते हैं? जो ऋग्वेद का पाठ करता है और अग्निकुंड में जो है वो आहुति देता है। ब्रह्म किसको कहते हैं? जो यज्ञ की देखरेख करता है। तो आपको ये बहुत याद रखना है, होत्री जो अग्निहोत्री, आपने सुना होगा अग्निहोत्री। होत्री मतलब जो ऋग्वेद का पाठ करता है। अधवर्यु मतलब जो यजुर्वेद का पाठ करता है। उद्रता मतलब जो सामवेद का पाठ करता है। इसका मतलब है कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि ब्रह्मचर्य, ये जन्म से 25 वर्ष की आयु को 4 पुरुषार्थ हैं, उसमें से ब्रह्मचर्य जो है जन्म से 25 वर्ष का है। उसके बाद है गृहस्थ। गृहस्थ जो है वो 25 से 50 वर्ष का है। वानप्रस्थ जो है वो 50 से 75 वर्ष है। संन्यास जो है वो 75 से 100 वर्ष तक है। आप जंगल में जाके संन्यास कीजिए, ठीक है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया है? सत्यमेव जयते जो है मुंडोक निषद से लिया गया है और इसका अर्थ होता है कि सत्य की सदैव विजय होती है। 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में इसे अपनाया गया। मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन चली? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। कुरुक्षेत्र में जो लड़ाई हुई थी महाभारत की, वो महाभारत की भी लड़ाई 18 दिन चली, ठीक है, ये याद रखेंगे। किस पशु को ऋग्वेद में अघन्य कहा गया? किस पशु को ऋग्वेद में अघन्य कहा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गाय। किस पशु को ऋग्वेद में अघन्य कहा गया? 3 वेदों को वेदत्रय कहा गया और सबसे पुराना वेद जो है ये है। गाय को देखिए, ऋग्वेद में गाय को अघन्य कहा गया, मतलब न मारने योग्य, जिसको न मारा जाए, ये ऋग्वेद में कहा गया। इसे वेद के विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है और इसमें 10 मंडल, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और सबसे जो नवीन मंडल है, सबसे नया मंडल है ऋग्वेद का, वो 10वां मंडल है। 4 वेदों में एक जादुई माया और वशीकरण के लिए जो है बहुत फेमस है, वो है अथर्ववेद। ये ताम झाम तंत्र मंत्र इन सब के लिए जो फेमस है वो है अथर्ववेद। कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में? चरक। आयुर्वेद के जनक कौन है? चरक। निम्न वेदों का सही कालानुक्रम बनाइए। सबसे पुराना जो है वो है ऋग्वेद, ऋग के बाद आता है साम और सबसे नया है अथर्ववेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद में जो है वो आप देखते हैं क्या है, अथर्ववेद में जो है वो यही पूरा ताम झाम तंत्र मंत्र है। यजुर्वेद में जो है वो पूरे प्रोसीजर यज्ञ की बताई गई है। सामवेद जो है वो इंद्र देवता के ऊपर जो है वो पूरा सॉन्ग कैसे किया जाए, उच्चारण कैसे हो, इस पे है। और ऋग्वेद जो है पूरा मंत्र पर आधारित है, ठीक है। देखिए, ऋग्वेद की रचनाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुति और देवलोक और उनकी स्थिति का वर्णन है, जबकि सामवेद में यज्ञों के अवसर पर जो गीत कैसे गाए जाए, और यजुर्वेद में प्रोसीजर क्या है, कर्मकांड की व्यवस्था क्या है, और अथर्ववेद में जादू टोना और वशीकरण की जो है वो चर्चा है। उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है। उपनिषद कितने? साथियों, उपनिषद 108 है और ये प्रश्न जो है वो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं इसको जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट कहूँगा। उपनिषद की संख्या टोलकाप्यम ग्रंथ संबंधित है। टोलकाप्यम जो है एक व्याकरण है और आपको ये तमिल व्याकरण जो है ये, और ये दूसरे संगम युग में लिखा गया था और इसे अगस्त ऋषि के जो शिष्य है टोलकाप्यर, उन्होंने लिखा था। तमिल व्याकरण है टोलकाप्यम। ये भी अपने आप में
इम्पोर्टेंट है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये द्वितीय संगम में लिखा गया था। सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ, विधि के को सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन सा है? सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन सा है? सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन सा है? तो मनुस्मृति। सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन सा है? मतलब लॉ के लिए जो ग्रंथ है वो कौन है? मनुस्मृति। सबसे पुराना लॉ जो है वो मनुस्मृति में है। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की? वर्ण व्यवस्था, यही मनुस्मृति में आपको वर्ण व्यवस्था भी मिलेगा। मनु ने अपनी मनुस्मृति में 4 वर्णों का जिक्र किया है, और ये 4 वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पुराणों की संख्या कितने हैं? 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं। ठीक है। ऋग्वेद में निम्नलिखित किस नदी का उल्लेख नहीं है? ऋग्वेद में जो है साथियों रावी का उल्लेख नहीं है। ठीक है। और रावी नदी के किनारे क्या है साथियों? रावी नदी के किनारे हड़प्पा है, पारा। ठीक है। ऋग्वेद में कुल कितने नदियों का वर्णन है साथियों? ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है, जिसमें गंगा का उल्लेख सिर्फ एक बार है, और सबसे ज़्यादा बार उल्लेख आपको सरस्वती नदी का मिलेगा। ठीक है। यमुना का उल्लेख जो है वो 3 बार है। निम्न में सबसे पहली कौन सी घटना घटी? सबसे पहली घटना उपनिषदों की रचना हुई, ये सबसे पहली घटना है। अब चैप्टर नंबर 4 में आ जाते हैं। दिस इज़ द चैप्टर नंबर 4, जहाँ लोहे की खोज हो गई, लोगों ने जंगल काटा, और जंगल काटने के बाद बड़े बड़े महाजनपद हुए, और इन महाजनपदों में मगध जो राज्य है वो सबसे मजबूत हुआ। ठीक है। प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी राजगृह थी। ठीक है, जिसे राजगीर कहते हैं। आइए 64 नंबर पे, कौसाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? कौसाम्बी किस महाजनपद की वत्स की राजधानी जो है वो कौसाम्बी थी। चलिए महाजनपद की राजधानी हम देख लेते हैं। वत्स की तो राजधानी हमने देखा कौसाम्बी थी। काशी की राजधानी कहाँ थी? काशी की राजधानी वाराणसी थी। कौशल की राजधानी जो है वो श्रावस्ती था। वहीं कुरु की राजधानी क्या थी? कुरु की राजधानी जो है वो इंद्रप्रस्थ थी। चेदी की राजधानी जो है वो क्या थी? चेदी की राजधानी सुतिमती थी। ठीक है। वहीं मगध की राजधानी जो है वो राजगृह थी। मल्ल की राजधानी जो है वो कुशीनगर था। सुरसेन की राजधानी जो है वो मथुरा था। वहीं अंग की राजधानी जो है वो चंपा थी। ये जो मथुरा है ना वो सुरसेन, मल्ल की राजधानी कुशीनगर, मगध की राजधानी जो है वो राजगिरी, चेदी सुतिमती, कुरु इंद्रप्रस्थ, कौशल श्रावस्ती, काशी वाराणसी, वत्स कौसाम्बी। इसके बाद कौन सा जनपद 6ठी और 4ठी शताब्दी पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? सबसे शक्तिशाली महाजनपद तो मैंने आपको बताया कि मगध ही था। निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य में कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पे बना? ये तो आसान है, पाटलिपुत्र। अवंती जो है, अभी हमने देखा अवंती जो किसकी, अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन। अवंती की राजधानी उज्जैन थी। ठीक है। और अवंती जो है ना वो 2 भागों में जो है बटा हुआ था। इन्होंने यहाँ भी लिख के बताया। जो नॉर्थ अवंती था, उत्तरी भाग था, उसकी राजधानी उज्जैन थी, और साउथ अवंती की जो राजधानी थी वो महिष्मती थी। ये बातें ध्यान आप रख सकते हैं। चंपा जो है वो किसकी राजधानी थी? अंग की राजधानी चंपा थी। बाद में के राजाओं ने अंग को जो है वो अपने राज्य में मिला दिया, मगध में मिला लिया, तो बाद में अंग जो है वो मगध के अंदर जो है वो आ जाता है। मगध की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? मगध की आरंभिक राजधानी तो गिरिव्रज थी। निम्न में से कौन सा मिलान सही है आपसे पूछा जा रहा है? काशी की राजधानी अंग की राजधानी है चंपा, यानी ये सही नहीं है। एक सेकंड, इसको हम ऐसे मनाते हैं, अंग की राजधानी हो गई चंपा, यानी ये सही नहीं है। काशी की राजधानी है कौसंबी। काशी की राजधानी है कौसंबी। देखिए आप, काशी की राजधानी कौसंबी, हा नहीं, काशी की राजधानी तो वाराणसी होगा ना। इधर आइए,
एक सेकंड। काशी की राजधानी वाराणसी, कौशल की राजधानी है श्रावस्ती, और वत्स की राजधानी है कौसम्बी। यानी D = 2 यानी B होगा। देखिए आप, बहुत सारे चेदी हमने पढ़ लिया। अस्मक की राजधानी पोटली, अस्मक की राजधानी पोटली। अवंती की राजधानी हमने उज्जैन और महिष्मती पढ़ा था। नॉर्थ का उज्जैन था और साउथ का महिष्मती था। अफगानिस्तान में जो गंधार था वहाँ उसकी राजधानी तक्षशिला थी। कंबोज जो है वो हाटक था। चेदी सुतिमती है। सुरसेन जो है वो मथुरा हमने पढ़ लिया। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। मत्स्य ये आपको पड़ेगा नेपाल में। मत्स्य की राजधानी जो है विराटनगर थी। वज्जी ये आपको हाजीपुर वाला एरिया पड़ेगा, मिथिला वैशाली। वज्जी की राजधानी वैशाली थी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ हमने पढ़ा। पंचाल अहिच्छित्र, पंचाल की राजधानी अहिच्छित्र थी। काम्पिल्य, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। काशी वाराणसी। मल्ल की राजधानी कुशीनगर, और मगध की राजधानी जो है वो राजगिरी। अंग की राजधानी चंपा। 16 महाजनपद जो है हुए थे। मगध की प्राचीनतम राजधानी, ये बहुत आसान, राजगिरी। चैप्टर नंबर 5 पे आते हैं, और नए नए धर्म, और नए धर्मों में सबसे पहले जैन के 23वें तीर्थंकर वे महावीर जैन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा D। ओह सॉरी, 24वें हैं महावीर जैन, 24वें हैं महावीर जैन। 23वें तीर्थंकर वो पारस्वनाथ थे। और महावीर जो 24वें हैं ना, इन्होंने ही ब्रह्मचर्य, ये याद रखो कि ब्रह्मचर्य जो है वो जोड़ा था जैन धर्म में। सेल्वेसी जो है ब्रह्मचर्य महावीर ने जो है जैन धर्म की फिलॉसफी में जोड़ा था। 23वें है पार्श्वनाथ। वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था? वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था, और जबकि 440 में जो है वो क्या कहते हैं, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। ये बात याद रखना। एनसीईआरटी की शोध के अनुसार महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व और मृत्यु 527 ईसा पूर्व में हुआ था। ये एनसीईआरटी कहता है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थंकर थे? साथियों, तीसरे तीर्थंकर जो है वो संभवनाथ थे। तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ थे। ठीक है, और अजीतनाथ जो है वो दूसरे तीर्थंकर थे, ये सेकंड में आते हैं। पार्श्वनाथ जो है वो 23वें, महावीर 24वें तीर्थंकर थे। अब तक 24 तीर्थंकर ही हुए। ऋषभनाथ जो है वो पहले तीर्थंकर थे, और इनके प्रतीक है सांड। अजीतनाथ का जो प्रतीक है, जो सेकंड वाले हैं, हाथी। पार्श्वनाथ का जो है क्या है, सर्पफन। महावीर का जो है वो शेर। प्राचीनतम भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म जो है वो ग्रहण किया, वो है चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मरे उसको संलेखना विधि के द्वारा कहते हैं मरना, और संलेखना विधि जो है कहाँ है, वो जैन धर्म में है। ठीक है, मतलब एकदम भूख से मरना, उपवास की विधि से मरना, उसको संलेखना कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ गए, श्रवण बेलगोला। और यहीं श्रवण बेलगोला में जो है वो आपको बाहुबली की तस्वीर भी आपको मिलती है। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? वो ऋषभदेव हैं, और जिनका प्रतीक क्या है, सांड। सांड जो है इसका प्रतीक है स्नेक, मतलब सांप किसका प्रतीक है? सांप है ऋषभदेव का। ठीक है, हाथी जो है वो है अजीतनाथ का। अजीतनाथ कितनेवें नंबर पे है? ये है सेकंड नंबर पे, ये है 23वें नंबर पे, ये है 24वें नंबर पे, ये है फर्स्ट। आइए, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? वो ऋषभदेव थे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर की मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी में अंतिम तीर्थंकर महावीर थे, और उनकी मृत्यु जो है वो कहाँ हुई? पावापुरी में। ठीक है, और इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था, एनसीईआरटी ये कहता है, और 527 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु राजगीर के निकट पावापुरी में हुई। ठीक है, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ किसके द्वारा?
ये भद्रबाहु के द्वारा जो है प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में जैन धर्म का हुआ। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ? हालांकि एनसीईआरटी जो है 599 कहते हैं, तो कहाँ हुआ महावीर का जन्म? वो वैशाली में हुआ। वैशाली में कुंडग्राम नाम करके एक जगह है, वहाँ हुआ। अब चैप्टर नंबर 6 में आ जाते हैं, वो क्या है? बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया? तो सारनाथ एक जगह है, वहाँ उन्होंने पहला उपदेश दिया था, और ये इनका जो पहला उपदेश है उसी को धर्म चक्र परिवर्तनाय कहते हैं। ठीक है। गौतम बुद्ध के संवादों की जो भाषा थी, गौतम बुद्ध किस भाषा में जो है अपना प्रवचन देते थे? तो इसका सही उत्तर है पाली। उनकी संवाद की जो भाषा थी वो पाली थी, जो कि उस समय का कॉमन लैंग्वेज था। जो गौतम बुद्ध थे उनका महापरिनिर्वाण जो है वो कहाँ हुआ, यानी कहाँ उनकी जो है मृत्यु हुई? तो उनका महापरिनिर्वाण जो है वो कुशीनगर में हुआ। ठीक है। पावापुरी में किसका हुआ था? पावापुरी में किसका हुआ था? महावीर का। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तनाय, फिर से ये रिपीट हो गया, सारनाथ में दिया। गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई जन्म कहाँ हुआ इनका? लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति हुआ गया में, बोध गया में। प्रथम उपदेश सारनाथ में। मरे कहाँ? कुशीनगर में। भगवान बुद्ध ने प्रथम प्रवचन, ये देखो पहला प्रवचन से बहुत क्वेश्चंस आएगा, ये सारनाथ में हुआ, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। आइए यहाँ 4 बौद्ध संगति हुई है, और इन 4 बौद्ध संगति को आपको बताना है कि सबसे पहला, दूसरा, तीसरा। सबसे पहला हुआ राजगिरी में, फर्स्ट राजगिरी में हुआ, और सबसे अंतिम जो हुआ वो कुंडलवन में हुआ, दूसरा वैशाली में हुआ, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ। ठीक है। अब देखिए, पहला हुआ राजगिरी में और 483 ईसा पूर्व हुआ। ठीक है। उसके 100 साल बाद जो है वैशाली में होता है, काला अशोक के शासनकाल में। वहीं 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ, अशोक के शासनकाल में। और कनिष्क के शासनकाल में जो है कुंडलवन में अंतिम बौद्ध संगति हुआ। निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? ये तो भगवान बुद्ध ही देते हैं। ठीक है। बहुत आसान सा प्रश्न है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर जो है वो आपको इंडोनेशिया में देखने को मिलेगा। ठीक है। इंडोनेशिया में एक बोरोबुदुर नाम करके जगह है, वहाँ आपको देखने को मिलेगा सबसे बड़ा बुद्ध का मंदिर। बुद्ध से संबंधित जो अवसर हैं उनके प्रतीकों में स्तूप जो है वो बुद्ध के रेलिक्स का प्रतीक है। ठीक है। स्तूप किस चीज़ का जो है वो प्रतीक है? साथियों, जो स्तूप है इन्होंने जो है वो बताया है वो मृत्यु का प्रतीक है। वहीं जो पदचिन्ह है, उनके पदचिन्ह है, मतलब वो जहाँ जहाँ चले वो निर्वाण की प्राप्ति है। पीपल जो है वो ज्ञान की प्राप्ति है। घोड़ा जो है वो घर छोड़ने का सिंबल है। वहीं कमल जो है जन्म का। सांड जो है वो जन्म का। ठीक है। सांड किसका प्रतीक है? वैसे सांड जो है जैन धर्म में किसका प्रतीक है? सांड जो है जैन धर्म में ऋषभदेव का। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ किसके हैं? बौद्ध धर्म के हैं। इसकी भाषा जो है वो पाली थी। वज्रयान संप्रदाय भी बौद्ध धर्म में है। वज्रयान, महायान। ठीक है। महायान मतलब कि जो बुद्ध को मूर्ति के रूप में पूजा करता है, और हीनयान मतलब जो बुद्ध को मूर्ति के रूप में नहीं मानता है। ठीक है। द्वितीय बौद्ध परिषद, हमने बात की कि द्वितीय बौद्ध जो है वो कहाँ हुए थे? वैशाली में। और किसके अध्यक्षता में? सबाकामी के अध्यक्षता में द्वितीय बौद्ध हुई थी। पहला राजगिरी में हुआ था, महाकश्यप उसके जो है वो प्रेसिडेंट थे। वहीं पाटलिपुत्र जब हुआ था मोगालीपुत्तिश थी, मोगालीपुत्तिश। और कनिष्क ने जब करवाया था तो वसुमित्र था। ठीक है। महासेमित्र। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है? थेरवाद तो बौद्ध धर्म का संप्रदाय है। हीनयान बौद्ध धर्म का संप्रदाय है। दिगंबर जो है वो तो जैन धर्म का है, यानी कि बी होगा। ठीक है। महायान भी बौद्ध धर्म का है, हमने बात की।
सिद्धार्थ जो है वो बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध का जो है वो पुराना नाम सिद्धार्थ ही था। इसके बाद हम आते हैं कि बौद्ध धर्म किसकी जो है हिमायत करता है, एडवोकेट कौन सा करता है? बौद्ध धर्म कहता है मध्यम मार्ग पे चलो, 8 अष्टांगिक मार्ग हम तुमको बताते हैं जिससे तुम्हारी जो है वो दुख दूर होगी, कि सही से बोलो, सही से देखो, सही से व्यायाम करो, सही से सोचो, सही वाणी होनी चाहिए, सही आजीविका होनी चाहिए। ये सारे 8 मार्ग उन्होंने बताए हैं और जिनसे दुख दूर होगा। सारनाथ जहाँ बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया, वहाँ एक स्तंभ का निर्माण हुआ और इस स्तंभ का निर्माण किसने कराया? तो सारनाथ में स्तंभ का निर्माण जो है वो अशोक ने कराया। ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? जो महान संरक्षक थे वो तो अशोक थे। ठीक है, वो कनिष्क थे, क्योंकि ये सारे इन सब के समय जो है वो बहुत ज़्यादा आपको हर्षवर्धन थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है वो आपको दिखता है कि गुप्त वंश में, और ये आपको हिंदू धर्म का बहुत ज़्यादा करते हुए दिखेंगे। तो 1 2 3 हो जाएगा इसका आंसर सी। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में है। जातक मतलब बौद्ध का जो है पुराना किस्सा, उसको जातक कहते हैं, मतलब पिछले जन्म की कहानी को जातक कहते हैं। ठीक है, यानी पूर्व जन्मों की कहानी को जातक कहते हैं। बौद्ध धर्म में उपदेश किससे संबंधित है? उपदेश जो संबंधित है वो आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। निम्नलिखित में से किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध के पूर्ण आस्था व्यक्त की? वो ये है कि कर्म का सिद्धांत। ठीक है, कर्म का सिद्धांत जो है वो बुद्ध भी मानते थे। बिहार के वैशाली में नगरवधु आम्रपाली किसके शासनकाल में थी? आम्रपाली जो है वो लिच्छवी के समय था। ठीक है, वैशाली में लिच्छवी के समय आपको आम्रपाली दिखेगा। ठीक है, ये जो बज्जी संघ के अंदर आता है, और यही बज्जी संघ में आपको पहला डेमोक्रेसी भी आपको दिखता है यहाँ। हाँ, इसलिए इसी को देखकर ये कहा जाता है कि भारत से ही डेमोक्रेसी निकला है। अब हम अगले धर्म की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 7, वो है यहूदी। तोराह यहूदी का जो, जैसे हम लोग का बाइबल हो सकता है, हम लोग की गीता हो सकती है, वहीं तोराह जो है वो यहूदी धर्म का है, धार्मिक ग्रंथ है यहूदी धर्म का। इसके बाद हम अगले चैप्टर पे आते हैं। काला अशोक किस राजवंश से संबंधित है? काला अशोक शिशुनाग वंश से था। इसके बाद हम आगे आए। चीनी जनरल पान चाओ ने किस कुषाण शासक को हराया था? पान चाओ ने कनिष्क को हराया था। पान चबाओ ने कनिष्क को हराया था। बिंबिसार किस राजवंश का शासक था? बिंबिसार जो है शिशुनाग का नहीं, नंद वंश का नहीं, मौर्य वंश का नहीं, हरियंक वंश का था बिंबिसार। ठीक है, ये इनकी जो विवाह नीति थी वो बहुत फेमस है। विवाह से जो है वो शत्रुओं पे कब्जा करना, शत्रुओं से वैवाहिक संबंध बनाना, ये बिंबिसार की जो है अच्छी नीति में गिना जाता था। कौशल और मगध के मध्य संघर्ष के प्रारंभ किसके समय हुआ? कौशल और मगध ये तो बेसिकली आज़ाद शत्रु के समय हुआ, जब आज़ाद शत्रु ने अपने ही पिताजी की मृत्यु की, इनको मारा, पितृहंता इसको कहते हैं। और तो इनके जो मामा घर था, कहाँ, कौशल, उनसे जो है वो क्या हुआ कि एक तरीके से पूरा जो है वो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। ठीक है, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? कौन सा मौर्य स्तंभ है जहां एक विशाल हाथी स्थापित है? वो संकीसा स्तंभ। और संकीसा स्तंभ जो है वो आपको उत्तर प्रदेश में दिखेगा। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में भी मोर स्पेसिफिकली फारुखाबाद ज़िला है, वहाँ आपको दिखेगा। और इसे किसने बनवाया था? ये अशोक के द्वारा बनाया गया था संकीसा स्तंभ। संकीसा स्तंभ के सबसे ऊपर में आपको दिखेगा क्या? हाथी। ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो इसमें जोड़ सकते हैं आप। सबसे अंत में कौन सी घटना इनमें से हुई? सबसे अंत में जो घटना हुई है मेगास्थनीज का भारत आना। मेगास्थनीज तो बहुत पहले इंडिका इन्होंने लिखा है। ठीक है,
अशोक का राज्याभिषेक, अशोक जब राजा बनेगा तभी कलिंग पे विजय करेगा, यानी कि ये सबसे अंतिम में यही हुआ, अशोक का कलिंग विजय। ठीक है, ये 305 में मेगास्थनीज भारत कब आया? 305 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आप भाई। 305 BCE में मेगास्थनीज भारत आया, ये बहुत बार बीपीएससी पूछ चुका है। ठीक है, और अशोक का राज्याभिषेक भी पूछ चुका है। ठीक है, अशोक सिंहासन पे कब बैठा था ये भी पूछ चुका है, 273 ईस्वी में बैठा था। ठीक है, और 273 ईस्वी में मगध के सिंहासन पे बैठा। इसके 4 वर्ष बाद यानी 269 ईस्वी में अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। 269 ईस्वी में अशोक का राज्याभिषेक हुआ था, और 261 में जो है इन्होंने क्या किया, कलिंग पर विजय जो है वो प्राप्त की। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक जो है वो कौन था? ये है बृहद्रथ। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक जो है वो बृहद्रथ था। इसके बाद हम लोग आगे आते हैं, लौर्या अरराज क्या है? लौर्या अरराज जो है ये स्तंभ लेख है। ये आपको बिहार के पूर्वी चंपारण में दिखेगा, लौर्या अरराज। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक का नाम उल्लेखित है? आपसे यही पूछा कि अशोक का जो नाम है वो किस शिलालेख में है, तो मास्की में अशोक का नाम है। ठीक है, सांची का स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? सांची का स्तूप जो है ये अशोक ने बनवाया। ठीक है, इसके बाद आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पे हाइडेपिस का युद्ध लड़ा? हाइडियस पास का जो है वो लड़ा गया था। हाइडियस पास तो कहाँ लड़ा गया था? झेलम। ये जो हाइडियस पास की लड़ाई जो है वो सिकंदर और पोरस के बीच जो है वो लड़ा गया था, झेलम नदी के तट पे। ये हाइडियस पास बहुत ज़्यादा जो है वो एक अच्छा, आप देखेंगे कि राजा पोरस की चर्चा यहाँ होती है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ स्तूप अवशेषों से अशोक की जो है वो प्रतिमा प्राप्त हुई है? स्तूप से अशोक की प्रतिमा प्राप्त हुई है और जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है। इसका सही है कंगनहली। कंगनहली से जो है वो अशोक के जो है वो नाम मिले हैं, अशोक का फोटो मिला है, प्रतिमा मिला है। और कंगनहली कौन से राज्य में है? साथियों, कंगनहली जो है वो कर्नाटक में है, और वहाँ से आपको मिलता है अशोक का नाम और अशोक की प्रतिमा। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा, और अर्थशास्त्र में जो करों के वसूल करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी था उसको कौटिल्य क्या कहता था? उसको कौटिल्य कहते थे सन्निधाता। समाहर्ता वो थे जो राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था, अभी भी नाम यही है। सन्निधाता जो वो होते थे जो राजस्व कोष, राजकीय कोष का मुख्य अधिकारी होता था। नायक जो नगर का अध्यक्ष होता था, और कर्मांतिक जो उद्योग और कारखानाओं का जो प्रधान होता था उसको कर्मांतिक कहते थे। कौन? चाणक्य। अशोक के प्रस्तर अभिलेख जो है वो डैश के प्रतीक हैं, वो प्रशासन के प्रतीक हैं। ठीक है, अशोक का प्रस्तर अभिलेख प्रशासन के प्रतीक हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण गोल मेला किस जैन संत के साथ गया था? तो वो भद्रबाहु के साथ गया था, और इसी भद्रबाहु को जो है वो क्रेडिट जाता है कि इन्होंने साउथ में भी जो है वो जैन धर्म को क्या किया? फैलाया। कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था कौटिल्य। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? आपसे सही पूछा जा रहा है। साथियों, 326 ईस्वी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, यानी ये कथन सही है। दूसरा है कि तक्षशिला का राजा जो अब भी है, उन्होंने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया। नहीं, ये गलत है। सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया, और सिकंदर
और उसकी सेना का स्वागत किया। ये सही है, सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया। तक्षशिला का राजा था अभी, ठीक है। सिकंदर की मृत्यु 332 में हुई? नहीं, सिकंदर की मृत्यु जब 326 में भारत पर वो आक्रमण किया था तो इसके बाद ही होगी ना। 323 ईस्वी में सिकंदर की मृत्यु इराक की राजधानी बगदाद के बेबीलोन नामक स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुई। तो फर्स्ट और सेकंड जो है वो सही है। चाणक्य को इस नाम से भी जाना जाता है, विष्णुगुप्त। सारनाथ का जो लायन कैपिटल है वो किस शासक से संबंधित है? वो तो अशोक से संबंधित है, बी होगा, 124 का बी होना चाहिए, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। अशोक के पुत्र का नाम क्या था? बिंदुसार था। मेगास्तनिक चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल कौन था? मेगास्तनिक तो राजदूत था ना, सेल्यूकस का राजदूत था, ठीक है। और मेगास्तनिक ने इंडिका नाम करके जो है वो किताब लिखी थी, और इंडिका जो उन्होंने किताब लिखी उसका जो मूल वर्जन है वो तो अभी मिलता ही नहीं है कि कहाँ है, नहीं है। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तक्षशिला में बहुत अशांति थी, ठीक है। सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? साथियों 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। 323 में इसकी मृत्यु हुई थी। यूनानी स्रोतों में अग्रमीज और जेंड्रमीज मगध के किस शासक को कहा गया? तो धनानंद को अग्रमीज और जेंड्रमीज कहा गया। सम्राट अशोक के पिता का क्या नाम था? बिंदुसार नाम था, ठीक है। अशोक के पिता का क्या नाम था? बिंदुसार। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज को जो है वो चाणक्य मिलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के ही दरबार में। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? कलिंग का महान शासक था खारवेल। मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी कौन बनाया था? किस शासक की राजधानी जो है वो मौर्य साम्राज्य में? चंद्रगुप्त मौर्य। और सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था? तो वो आपको दिखेगा, अजातशत्रु तो दिखेगा ही, ठीक है, पाटलिपुत्र। इसके बाद सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया, उसकी राजधानी कहाँ थी? अशोक की जो है राजधानी वो भी आपको पाटलिपुत्र ही दिखेगा, 135 का सी। 136 है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासन ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया? चंद्रगुप्त मौर्य। संलेखना विधि से जो है वो उनकी मृत्यु हुई। कलिंग युद्ध, खारवेल। निम्नलिखित कलिंग युद्ध से संबंधित निम्नलिखित में से कौन है? अशोक थे कलिंग युद्ध में। 261 में जो है वो कलिंग युद्ध लड़ा था। 269 में जो है इसकी राज्याभिषेक हुआ था और उसके 8 वर्ष बाद ही ये कलिंग युद्ध लड़ गया। सम्राट अशोक की राजधानी का क्या थी? अशोक की राजधानी तो पाटलिपुत्र थी। बिंबिसार हर्यंक वंश का था बिंबिसार। निम्नलिखित में से किस स्रोत के अनुसार ये कहा गया कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया है? ये कल्हान की राजतरंगिणी है, और कल्हान जो है वो कश्मीर के ही थे, और इन्होंने जो है पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पहली बार एक इतिहास लिखा था जिसको राजतरंगिणी कहते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया था? सांची के का जो स्तूप है ना, उसका भी निर्माण जो है वो अशोक ने ही किया था, ठीक है। इसके बाद हम आगे आते हैं। मौर्य राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त थे मौर्य के संस्थापक। हर्यंक नरेश बिंबिसार की राजधानी क्या थी? ये राजगिरी थी, बिंबिसार राजगीर था राजधानी। शुंग के समय योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? साथियों अभी भी योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि। शुंग राज्य के संस्थापक कौन थे? शुंग राज्य पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। भारत में जो ग्रीक आक्रमणकारी के बाद कौन आया? तो शक और हून। सबसे पहले ग्रीक आए, उसके बाद शक आए, उसके बाद हून आया, ठीक है।
इसके बाद आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासक के काल से संबंधित है? चरक जो है वो कनिष्क के समय का जो है वो है। निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क तो श्रीनगर में जो है आपको दिखता है। कनिष्क पेशावर, पुरुषपुर पेशावर कनिष्क की राजधानी। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के समय हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? कश्मीर में, कश्मीर के कुंडल वन में। कौन थे? मित्र थे यहाँ, ठीक है, वसुमित्र ने इनकी अध्यक्षता की थी कुंडल वन में। कनिष्क राजा थे, कनिष्क कुषाण थे, ठीक है, कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित थे। भारत पर हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी कौन था? तो डेरियस था। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण जो है वो यद्यपि साइरस माना जाता है, परंतु प्रमाणिक रूप से प्रथम आक्रमणकारी के रूप में डेरियस प्रथम को ही स्वीकार किया जाता है, ठीक है। और सिकंदर ने भारत पर कब हमला किया था? 326 ईसा पूर्व। और भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाले शक संवत किसने प्रारंभ की थी? वो है कनिष्क। शक संवत किसने प्रारंभ की थी? वो है कनिष्क। 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ हुआ था। कुषाण शासक कनिष्क का जो राज्याभिषेक है वो 78 AD में, जब से वो राज्याभिषेक किया तब से ये माना जाता है कि ये उन्होंने एक नई कैलेंडर जारी की जिसको शक संवत कहा गया। शक काल कब जो है वो आरंभ होता है? 78 ईस्वी। अब गुप्ता में आते हैं। गुप्ता वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। गुप्त वंश कब प्रारंभ होता है? गुप्त वंश साथियों 300 के आसपास जो है वो प्रारंभ होता हुआ दिखता है, ठीक है। तो गुप्त राजाओं और सामंतों के लेकर से गुप्त वंश का प्रयोग मिलता है। इसकी स्थापना 319 ईस्वी में जो है वो आपको देखने को मिलती है। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। और इसी के लिए जो है ट्राईपार्टे बैटल भी होता है। कहाँ? जो है पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच जो है वो लड़ाई आपको दिखती है, ठीक है। कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था फाहियान। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था फाहियान। राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन सी नवीन जाति प्रमुखता से आई? सबसे नवीन जाति कायस्थ बहुत प्रमुख बन गए थे। लाला जी जो है राजपूत काल में सबसे जो है वो प्रोमिनेंट जाति के रूप में आ गए। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से कौन सा अश्वमेध यज्ञ किस गुप्त शासक ने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा समुद्रगुप्त। विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने जो है वो चालू किया था? विक्रम संवत जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में जो है गुप्त संवत चालू किया था। और 57 ईस्वी में विक्रम संवत जो है वो माना जाता है, ठीक है। और विक्रम संवत जो है वो विक्रमादित्य से संबंधित है, जो 57 ईस्वी में शकों को पराजित कर विक्रम संवत की जो है वो शुरुआत करते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त जो है वो द्वितीय कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद हम आगे आते हैं। महाराजा धीराज की उपाधि किसने जो है वो ली? महाराजा धीराज चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद आते हैं सुवर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की और रख रखाव हेतु दूत द्वारा द्वारपाल से 5 गांव दान देने की प्रार्थना की। इसका सही उत्तर है बालपुत्र देव। प्राचीन राज अवंती की राजधानी, अवंती की राजधानी क्या है? उज्जैन, ठीक है। और नॉर्थ अवंती की राजधानी उज्जैन थी और साउथ अवंती की राजधानी जो है वो माहिष्मती थी, ठीक है। इसके बाद गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ और खगोलविद कौन थे? आर्यभट्ट। गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट थे। किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? गुप्त साम्राज्य के पतन जो है हुन जब आक्रमण किए, हुन जो है उन्होंने हुन करके रख दिया गुप्त साम्राज्य को। आगे आते हैं। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई?
विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय को उपाधि दी गई। ठीक है। हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आए थे, एच फॉर हर्षवर्धन, एच फॉर ह्वेनसांग। ठीक है। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक है विष्णुगुप्त। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। पंचतंत्र के रचयिता कौन है? पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा है। ठीक है, आइए आगे 172 से आगे आ जाते हैं। 173 प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? नालंदा जो है वो कुमारगुप्त ने जो है बनाया था। भारतीय संस्कृति को स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग ऑफ भारतीय संस्कृति गुप्त काल में स्वर्ण युग आता है। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? जो न्याय करने का जो अधिकार था वो राजा के पास था। निम्नलिखित में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया? तो समुद्रगुप्त ने किया, जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त राज की स्थापना कब हुई? 319 में, तो 320 कह लो। ठीक है। निम्नलिखित फाहियान जो है, एफ और फाहियान, फाहियान इस किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय। एच फॉर हर्षवर्धन, एच फॉर ह्वेनसांग। हर्ष ने अपनी राजधानी को परिवर्तित की और कहाँ? थानेश्वर से कन्नौज ले गए। अब पल्लव साउथ में आ जाते हैं। रथ पगोड़ा का निर्माण किसके समय हुआ? रथ पगोड़ा ये पल्लव वंश के समय हुआ। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग जाना जाता था, उसको वेनीगर कहते थे। वेनीगर, व्यापारी वर्ग को संगम साहित्य में क्या कहा गया? वेनीगर। ठीक है। तंजौर का राज राजेश्वर मंदिर किसने बनाया? तो राज राज प्रथम ने बनाया। राज राजेश्वर, राज राज है दोनों में, तो राज राज आएगा। राज राजेश्वर प्रथम, ये 1010 ईस्वी के बीच बनाया गया था। तंजौर में स्थित राज राजेश्वर का निर्माण किसने किया? तो राज राजेश्वर का निर्माण राज राज प्रथम, ठीक है, इन्होंने किया। इसके बाद आगे आते हैं। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य जो है वो क्या है? एक तो चोल का जो मुख्य योगदान है वो है लोकल गवर्नेंस, स्थानीय स्वशासन। ठीक है, ये इसलिए बहुत। ब्लैक पगोडा के नाम से विख्यात कौन है? कोणार्क का जो मंदिर है वो ब्लैक पगोडा के नाम से जो है, कोणार्क का मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। ब्लैक पगोडा के नाम से जो है वो जाना जाता है। चालुक्य वंश का पहला शासक कौन था? चालुक्य वंश का पुलकेशिन प्रथम। चालुक्य वंश का पहला शासक कौन था? पुलकेशिन प्रथम। निम्नलिखित में से कौन सा चोल शासक है जिन्होंने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की और इसका नाम गंगाईकोंड चोलपुरम रखा? तो इसका सही उत्तर है राजेंद्र प्रथम। गंगाईकोंड चोलपुरम का निर्माता थे, सही बात है, राजेंद्र प्रथम। और राष्ट्रकूट साम्राज्य का जो संस्थापक कौन था? तो इसका सही है दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट का जो है संस्थापक था दंती दुर्ग। 753 ईस्वी में राष्ट्रकूट को जो है उन्होंने निर्माण किया था। दंती दुर्ग, राष्ट्रकूट। चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? चालुक्य वंश की जो है राजधानी जो थी वो वातापी थी। ठीक है, चालुक्य की राजधानी वातापी थी। वहीं कांची पल्लव की राजधानी थी, राष्ट्रकूट की मान्यखेत, और वर्धन की राजधानी कन्नौज। हर्षवर्धन। सीमावर्ती जो डायनेस्टी है, जैसे काकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में किस इतिहास से है? तो कारकोट जो राजवंश है वो जम्मू कश्मीर में है। कारकोट राजवंश जम्मू कश्मीर का एक राजवंश था और इसकी स्थापना दुर्लभ वर्धन ने की थी। और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक ललितादित्य मुक्तापीड़ था और इस वंश ने कश्मीर में 7वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक जो है वो शासन किया। पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? जगन्नाथ मंदिर का निर्माण अनंत बर्मन ने किया। ठीक है, उड़ीसा के पुरी में स्थित जो है जगन्नाथपुरी जो मंदिर है उसका निर्माण अनंत बर्मन ने किया। इसके बाद प्रक्षेप, जिसके केंद्र में सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही दर्शाया जाता है, डैश प्रक्षेप कहलाता है।
उसको दिंगदशीय प्रक्षेप कहते हैं। किसी गोलीय निर्देशांक प्रणाली को विशेष कोण के माप का नाम दंगशीय होता है, और उदाहरण इसमें आपको उत्तरी ध्रुव का मानक दिशा काल्पनिक रेखा होता है, और देखने वाले चारों ओर का क्षितिज एक समतल होता है जिसमें एक मानक दिशा भी विद्यमान होता है। ये बेसिकली एक तारामंडल की तरह है कि मतलब तारों को देखकर जो है वो आप पता लगाते हैं बहुत सारी चीज़ों को। एलिफेंटा के जो चट्टान है वहाँ काटकर एक मंदिर बनाई गई, वो किसने बनाया? वो राष्ट्रकूटों ने बनाया। ठीक है, राष्ट्रकूट। और राष्ट्रकूट जो है इस दंती दुर्ग ने जो है वो आप देखते हैं कि राष्ट्रकूटों का निर्माण किया। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की एक मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 57 फुट की मूर्ति है गोमतेश्वर। गंधार कला जो है वो किसका मिश्रण है? ये भारतीय और यूनानी शैलियों का मिश्रण है, ग्रीक और इंडियन शैली का मिश्रण है। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? औरंगाबाद में है। कोणार्क का जो मंदिर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये एक सन टेम्पल है, सूर्य के लिए मंदिर है। सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? अशोक ने किया था। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। आइए आगे आते हैं। राजा भोज कहाँ थे? राजा भोज आपको मिलेंगे सबसे पहले राजा भोज जो है वो आपको उज्जैन इसकी राजधानी थी, और कालांतर में इसकी राजधानी धारा में स्थानांतरित कर दी गई, और राजा भोज जो है वो परमार वंश से थे। आइए इसको जो है वो क्रोनोलॉजिकली आप सजाइए। इनमें से कौन सबसे पहले हुए? सबसे पहले होते हैं रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य जो है वो 1017 से 1137 तक होते हैं। नामदेव 1270 से 1350। चैतन्य महाप्रभु 1486 से 1534। तुलसीदास 1511 से 1623। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रख लेना है। प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? हरिसेन। और हरिसेन जो है वो कहाँ है? मानवट जो है वो हर्ष का दरबारी था, और जिन्होंने हर्षचरित की रचना की है। ठीक है, हरिसेन जो है वो समुद्रगुप्त का ही दरबारी कवि था। इसके बाद आगे आते हैं। ड्रेकान का कानून किस सभ्यता से संबंधित है? ड्रेकान का कानून जो है वो ग्रीस यूनान से संबंधित है। क्विनिफॉर्म्स जो है वो शब्दावली का संबंध कहाँ से है? वो मेसोपोटामिया के लेखन से। जैसे ब्रुस्टोफेडन है ना यहाँ, वो मेसोपोटामिया का लेखन को क्विनिफॉर्म कहते हैं। निम्नलिखित मिलान में से कौन सा इतिहासकारों के निवास और उसके देश जो हैं वो पता कीजिए। सबसे पहले आप ये आइए कि आपसे ये पूछा जाएगा अब्दुल रज्जाक कहाँ के थे? साथियों, अब्दुल रज्जाक जो है वो कहाँ के थे? वो ईरान के थे, ये आपको पता हो जाना चाहिए। इब्न बतूता जो है वो मोरक्को के थे। मार्को पोलो कहाँ के थे? वो इटली के थे। पीटर मुंडी कहाँ के थे? वो इंग्लैंड के थे। 1 2 3 4 कहाँ है? 1 2 3 4 डी होगा आंसर। आइए आगे। कौन उसके आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? आयुर्वेद का ज्ञान किसको सबसे ज़्यादा है? तो धन्वंतरी को आयुर्वेद का ज्ञान बहुत अच्छा था। पंचतंत्र किसने लिखा था? विष्णु शर्मा ने लिखा था। समय का वर्णन करते हुए संक्षेप में एडी का अर्थ क्या होता है? एडी का अर्थ होता है एनो डोमिनी। ठीक है, इसके बाद मृक्ष कटिकम, तीसरी और चौथी शूद्रक ने मृक्ष कटिकम लिखा था। मृक्ष कटिकम क्या है? शूद्रक ने लिखी थी। और मृक्ष कटिकम एक प्रसिद्ध नाटक थी जो संस्कृत भाषा में थी। आपसे ये पूछा जाता है मृक्ष कटिकम का अर्थ क्या होता है? मृक्ष कटिकम का अर्थ होता है मिट्टी की छोटी गारी। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय में ह्वेनसांग ने जो है वो अध्ययन किया था। इसके बाद आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से जो है पुराने नाम हैं, आप इनको बताइए। वितास्ता किसको कहते थे? साथियों, वितास्ता जो है वो झेलम को कहते थे। ठीक है, बिपाशा
बिपाशा जो है वो ब्यास को कहते थे। अस्कनी, अस्कनी जो है वो चिनाब को कहते थे। वहीं पुरुषनी नदी जो है वो रावी को कहते थे। अगर आप ये जानना चाहें कि सतलज को क्या कहते थे, यहाँ नहीं लिखा है। सतलज को कहते थे सतुद्री, ठीक है, सतुद्री। आइए, कल्हान ने क्या लिखा है? कल्हान ने लिखा है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी जो है वो पूरे इतिहासों का जो है संग्रह है, गीतों, कश्मीर का इतिहास ये कह सकते हैं। चीनी तीर्थ यात्री हुएनसेंग जो जब भारत का भ्रमण किया तो वो H फॉर हुएनसांग, H फॉर हर्षवर्धन, ऐसे हमने याद किया था इसको। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? तक्षशिला किन दो नदियों के बीच स्थित है? सिंधु और झेलम। यही जो झेलम नदी है, यही हेडियस पास का जो है लड़ाई हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीनों के समसामयिक नहीं है? कौन सा अन्य तीनों के समसामयिक नहीं है? बिंबिसार आपसे पूछा जा रहा है, गौतम बुद्ध, मिलिंद और प्रसेनजीत, इनमें से कौन जो है वो समाहित नहीं है? बिंबिसार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिलिंद, ठीक है। मिलिंद जो है वो समाहित नहीं है क्योंकि बिंबिसार, गौतम बुद्ध, प्रसेनजीत ये सब 6ठी शताब्दी मतलब 500 ईस्वी में हुए थे। ये एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी हैं, जबकि मिलिंद जो है वो 165 ईस्वी से 130 ईस्वी के बीच इनका माना जाता है। ये इंडो ग्रीक था। बुद्ध चरित किसने लिखा है? बुद्ध चरित जो है अश्वघोष ने लिखा है, ठीक है। और किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? विक्रमशिला जो है वो धर्मपाल ने स्थापना की थी, ये बात याद रखिएगा। भागलपुर में है विक्रमशिला। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने किया? बुंदेलखंड के चंदेलों ने किया खजुराहो का मंदिर का निर्माण, ठीक है। ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है खजुराहो का मंदिर। H फॉर हुएनसांग, H फॉर हर्षवर्धन,